महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। इसके साथ ही राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम यूपी की 9 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल भी जारी हो गए हैं। इनमें सभी भाजपा ने एनडीए आगे दिख रहा है। 11 में से 6 पोल महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। इसी तरह झारखंड में भी 8 में से 4 एग्जिट पोल एनडीए को बहुमत दे रहे हैं। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल: भास्कर रिपोर्टर्स, महायुति 125 से 140, महाविकास आघाड़ी 135 से 150, अन्य 20 से 25। न्यूज 18 मैट्रिक्स: महायुति 150 से 170, महाविकास आघाड़ी 110 से 130, अन्य 8 से 10। पी मार्क: महायुति 137 से 157, महाविकास आघाड़ी 126 से 146, अन्य 2 से 8। चाणक्य: महायुति 152 से 160, महाविकास आघाड़ी 130 से 138, अन्य 6 से 8। पीपुल्स पल्स: महायुति 175 से 195, महाविकास आघाड़ी 85 से 112, अन्य 7 से 12। इलेक्टोरल एज: महायुति 118, महाविकास आघाड़ी 150, अन्य 20। पोल डायरी: महायुति 122 से 186, महाविकास आघाड़ी 69 से 121, अन्य 12 से 29। रिपब्लिक: महायुति 137 से 157, महाविकास आघाड़ी 126 से 146, अन्य 2 से 8। लोकशाही मराठी रुद्र: महायुति 128 से 142, महाविकास आघाड़ी 125 से 140, अन्य 18 से 30। एसएसएस ग्रुप: महायुति 127 से 135, महाविकास आघाड़ी 147 से 155, अन्य 10 से 13। लोकपोल: महायुति 115 से 128, महाविकास आघाड़ी 151 से 162, अन्य 5 से 14। पोल ऑफ पोल्स: महायुति 135 से 157, महाविकास आघाड़ी 123 से 140, अन्य 10 से 15। झारखंड के एग्जिट पोल: भास्कर रिपोर्टर्स एनडीए 37 से 40, इंडिया 36 से 39, अन्य 0 से 2। न्यूज 18 मैट्रिक्स एनडीए 42 से 47, इंडिया 25 से 30, अन्य 1 से 4। पी मार्क एनडीए 31 से 40, इंडिया 37 से 47, अन्य 0। चाणक्य एनडीए 45 से 50, इंडिया 35 से 38, अन्य 3 से 5। पीपुल्स पल्स एनडीए 44 से 53, इंडिया 25 से 37, अन्य 5 से 9। टाइम्स नाउ जेवीसी एनडीए 40 से 44, इंडिया 30 से 40, अन्य 1। एक्सिस माई इंडिया एनडीए 25, इंडिया 53, अन्य 3। सी वोटर्स एनडीए 36, इंडिया 26, अन्य 19। पोल ऑफ पोल्स एनडीए 33 से 42, इंडिया 30 से 39, अन्य 2 से 6। उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल: जेवीसी भाजपा 6, सपा 3, अन्य 0। मैट्रिक्स भाजपा 7, सपा 2, अन्य 0। जी न्यूज भाजपा 4 से 6, सपा 3 से 5, अन्य 0। टाइम्स नाउ भाजपा 6, सपा 3, अन्य 0। इन एग्जिट पोल्स के बाद भाजपा उत्साहित है। उसका मानना है कि नतीजे भी ठीक ऐसे ही होंगे। वही विपक्ष इन्हें पूरी तरह नकार रहा है। जिस प्रकार से चुनावी रुझान आ रहे हैं, सभी प्रकार की एजेंसियों ने अलग अलग प्रकार से अपने जनता के बीच में से जो आकलन दिया है वो भाजपा का उत्साहवर्धन करने वाला है। चाहे महाराष्ट्र की जनता का जनादेश हो, झारखंड का जनादेश हो, वर्तमान माहौल में एक अनुकूल माहौल बना है और भाजपा जिस प्रकार से तीसरी बार सरकार ला रही है और कांग्रेस नकारात्मक माहौल बनाया था, जनता ने फिर भी उसको नकारा है। मैं डबल इंजन की सरकार झारखंड से भी बनेगी, महाराष्ट्र में भी तमाम आरोह अवरोह के बावजूद भी जनता ने जो विश्वास कायम रखा है, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि ईमानदारी के चुनाव हुए हैं तो झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के अलायंस दल की सरकार ही बनेगी। जनता ने इतना भरपूर स्नेह दिया है दोनों राज्यों में। एग्जिट पोल कुछ भी आया, लोकसभा के चुनाव के समय भी एग्जिट पोल 340 बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, 240 पे अटक गई। मैं आशान्वित हूँ। जनता के जो मनोभाव चुनाव के दरमियान हमें देखने को मिले, उससे मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस अलायंस दल की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव हो या यूपी में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव, एक तरह से लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा और कांग्रेस गठबंधन के लिए शक्ति प्रदर्शन दोहराने की तरह थे। लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त के बाद इंडिया अलायंस भारी उत्साह में था। उसे लग रहा था कि संविधान और आरक्षण पर खतरा जैसे उसके नैरेटिव सफल हो गए हैं।
वहीं उत्तर प्रदेश में मिली बढ़त के बाद सपा अपने पीडीए के फॉर्मूले को भाजपा के हिंदुत्व की काट मान रही थी, लेकिन पहले हरियाणा के नतीजे और अब झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी के एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि भाजपा 2024 के पहले वाली स्थिति की ओर लौट रही है। न राहुल गांधी का संविधान और आरक्षण खत्म होने का डर वोटर को जहन में बचा और न ही अखिलेश यादव का पीडीए असरकारक बचा है। हालांकि असलियत क्या है ये 23 नवंबर को परिणाम घोषित होने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नज़र एजेंडा पॉइंट्स पर। कितने भरोसे लायक होते हैं एग्जिट पोल? क्या हिंदुत्व बनाम सेकुलरिज्म था ये चुनाव? बटोगे तो कटोगे के नारे का चुनाव में रहा कितना असर? देश की राजनीति को कितना प्रभावित करेंगे इस चुनाव के नतीजे? तो ये कुछ सवाल थे जिन पर हम बातचीत करेंगे और ये भी बातचीत करेंगे क्या कांग्रेस ने इन चुनाव के एग्जिट पोल के बाद टीवी चर्चा से अपने आप को क्यों अलग किया, और अगर कांग्रेस ने अपने आप को अलग किया तो फिर कांग्रेस को रिप्लेस कौन कर रहा है? ये भी चर्चा का मुद्दा रहेगा। आज इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश भाजपा के सपा के मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, और स्काइप पर हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि चर्चा बीजेपी सपा या बीजेपी प्रतिपक्ष के साथ है और हमारे साथ मौजूद है थर्ड एम्पायर के तौर पर कह सकते हैं कि पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। योगीराज जी, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के साथ पंजाब के उपचुनाव और मध्य प्रदेश के 2 उपचुनाव को लेकर आपकी राय? एग्जिट पोल को तो हम कहते हैं कि ये पोलम पोल है। अब सवाल है कि ये एग्जिट पोल की पोल तो 23 तारीख को खुल जाएगी। अब हमारे अपने विचार और प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं के विचार ये भी 23 तारीख को एक तरह से कसौटी पर होंगे। आपकी राय क्या देख पा रहे हैं महाराष्ट्र, झारखंड और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब के उपचुनाव को लेकर? देखिए राघवेंद्र जी, एग्जिट पोल जो आजकल आ रहे हैं, मुझे वो ऐसा लगता है कि वो एक डर के एग्जिट पोल है। मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो बड़े नाप तोल के दिए गए एग्जिट पोल हैं। कोई भी किसी को 5 से 10 नहीं, नाप तोल कर तो होनी चाहिए, लेकिन डर क्यों? नहीं, डर इसलिए है ना कि अब एकदम से आप ये डेफिनेटली आप ये नहीं कह रहे कि ये पार्टी जीतेगी या ये पार्टी जीतेगी। सारे एग्जिट पोल सबको जिता रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप तो सेफ कॉर्नर लेके चल रहे हैं। इसलिए तो उसमें पोल अपन बात करते हैं जी, कि दरअसल पोल है उसमें। क्योंकि अगर आपने जमीन पर एग्जिट पोल किया होता, जो शुरू में आते थे, वो सच्चाई के आसपास, पूरे सच तो हो नहीं सकते जी। लेकिन अगर आपने उसमें मेहनत की है और अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000 लोगों से बात की है तो जरूर आप सच के निकट पहुंच जाएंगे। लेकिन ये तो जमीन और आसमान का फर्क आता है। जी, बात पूरी करिए। देखिए राघवेंद्र जी, आपको वो दौर भी याद होगा, तब एग्जिट पोल जब हम देखते थे, जब वो विनोद दुआ और प्रणव राय के समीक्षात्मक और एग्जिट पोल जो आते थे और करीब करीब वो सच के आसपास निकलते थे। सच एकदम तो कोई कर ही नहीं सकता, खैर वो तो आप 100% तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन उसके नज़दीक भी कोई आ जाए तो वो माना जाता है कि, और इसलिए लोगों का इंटरेस्ट एग्जिट पोल में बढ़ा था। लेकिन पिछले कुछ समय के एग्जिट पोल पर यदि नज़र डालें तो लोग एग्जिट पोल को भी शंका की दृष्टि से ही देखते हैं। एग्जैक्ट पोल तो उसी दिन आते हैं जिस दिन चुनाव का परिणाम हो, तो लोग केवल अब उसको एक माहौल बन रहा है या एक थोड़ा सा अनुमान लग रहा है उसके तौर पर लेते हैं। लेकिन इन सब के चुनाव में एक मीडिया के नाते जो भी हम लोग भी कुछ वॉच करते हैं और उसमें ये नज़र ज़रूर आता है कि हवा किस तरफ बह रही है, इस चुनाव के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या था। जैसा कि अभी एक आपके जो एजेंडा पॉइंट में जो एक पॉइंट का जिक्र था कि क्या ये हिंदुत्व विरुद्ध सेकुलरिज्म या ऐसा कुछ चुनाव जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये देखिए कि महाराष्ट्र का जो चुनाव का जो माहौल बदला, महाराष्ट्र में जब चुनाव डिक्लेयर हुए थे तब बीजेपी बहुत पीछे नज़र आ रही थी, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ का वहाँ नारा आया
बटोगे तो कटोगे, तो एकदम से माहौल बदला। और आप ये देखिए कि 6 बड़े दिग्गज पार्टियां महाराष्ट्र में चुनाव मैदान में हैं, 6 बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, एकनाथ शिंदे हों, फडणवीस हों, अजीत पवार हों। लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी हुई? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ की हुई। उन्होंने जो नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, फिर प्रधानमंत्री ने उसको आगे बढ़ाया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो कहीं ना कहीं ये नारा लोगों के मन तक गया। और ये चुनाव में जब अभी जो मतदान हुआ, तो मतदान का बड़ा परसेंटेज भी ये बताता है कि वो जो मतदाता जो पिछले चुनाव में घर बैठ गया था किसी कारणवश, जैसा कि कहा जाता है कि भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता या पदाधिकारी न्यूट्रलिटी के भाव में दिखे, वो इस बार एक्टिव दिखे, तो वोटा परसेंटेज बढ़ा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक अलग तरह का माहौल, चूंकि महाराष्ट्र का एकदम से कहना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि 6 बड़े बड़े लोगों के बीच मुकाबला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी वहाँ किसी भी एक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, क्योंकि 4-5 बार से ये देखने को आ रहा था कि 35-40-50 इनके, 50-60 उनके, तो इन सब गठबंधनों से भी जनता ऊब गई है। तो कह सकते हैं कि एग्जिट पोल भले कुछ बता रहे हो, लेकिन एग्जिट पोल का जो अनुमान है वो ये कि बहुमत किसी को भी मिले, लेकिन हंग असेंबली नहीं आएगी, चाहे झारखंड की बात करें चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर लें। तो ये तो था एक तटस्थ बात, या जो कहेंगे थर्ड एम्पायर की बात। मनोज जी, सारा मसला ये है कि एक नारा जिसके योगीराज जी बात कर रहे हैं, जिसकी आलोचना भी हो रही है और समालोचना भी हो रही है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, इसके उसमें आया कि नहीं एक भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे, ये भी नारा चला। तो सवाल ये है कि अगर ये नारा कहीं काम कर रहा है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फिर इन दोनों राज्यों के चुनाव में कुछ फर्क आ सकता है क्या? और आपको समाजवादी पार्टी के तौर पर दोनों राज्यों में आप किस ढंग से देखते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव, उनकी भी मैं आपसे राय लूँगा कि वहाँ के नतीजे किस तरफ जाएंगे और ये बटोगे का मामला कितना वहाँ असर कर रहा है और नहीं कर रहा है। क्योंकि इसके पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में ये कि इंदिरा जी जब हुआ करती थी तो उनके समय नारा लगा था, न जात पर न पात पर। ये नारा खूब चला और लोगों के दिल में असर किया। उसके बाद एक नारा चला था कि जनता से नाता है और सरकार चलाना आता है। जब विपक्षियों की सरकार 2.5 साल में गिरने लगी, तब कांग्रेस ने नारा दिया कि सरकार चलाना तो हम ही को आता है। तो ये कुछ 2-3 नारे थे वो जो हम छोटे थे बचपन में, कि महंगाई हटाएंगे, गरीबी को हटाएंगे, ये भी नारे ने असर किया था। तो वो पुराना दौर था। अब आज के दौर में जो नारा है बटोगे वाला, फिर सेफ रहोगे, ये सब कितना असर कर रहा है, आपकी राय? ये भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक सोच है। आप देखेंगे तो जनता ने जो लोग, इससे पहले कुछ समय पहले जो लोकसभा हुआ है उसमें भी इन्होंने अलग अलग तरह के नारे लेके आए, सब कुछ किया, लेकिन जनता ने इनको आईना दिखाया। समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनी और उत्तर प्रदेश में एक तरफा जीत के आई है, जबकि सारा फोकस इनका उत्तर प्रदेश पे था। इसी तरह अभी आप चुनाव में देखेंगे कि वोटिंग के समय पे इनको इतना डर है कि नारे कितने भी देते रहे, लेकिन जनता जागरूक है, समझ रही है। कल आपने देखा होगा जहां वोटिंग हुई, आप पुलिस वाले गन से वोटरों को डरा रहे हैं, वोटरों को वापस कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने उस पर एक्शन भी लिया, 7 लोगों को सस्पेंड भी किया, उसमें आपने देखा होगा जी। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फूट की राजनीति करती है, जो अंग्रेजों का रूल था कि फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति कर रही है। इसीलिए योगी जी अलग देते हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो इनके सहयोगी जो शिंदे जी और आपके पवार जी ने उसको नकार दिया कि हमारे यहाँ ये नारा नहीं चलेगा, हम लोग नहीं मानेंगे। बयान आया था उनका, आपने सुना होगा। तो ये भाजपा आप सिर्फ अपना मुद्दा उल्लू सीधा करना चाहती है किसी भी मुद्दे को लेके, लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है। आप देखेंगे कि इनके डर की वजह से लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, कि गाजियाबाद में कितना मतदान हुआ है, आप देखिए परसेंट देखिए आप। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव आयोग कहता है कि आप सभी 100% मतदान कीजिए, चुनाव मतदाता निकलिए, लेकिन ये लोग वोटिंग को रोक रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र नहीं, ये गन, आपने देखा होगा कि पुलिस वाले गन तान रहे हैं वोटर के लिए, तो ये गणतंत्र पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ठीक, सरासर गुंडागर्दी कर रहे हैं। रही एग्जिट पोल की बात जो आपने कहा, क्या असर रहेगा, तो एग्जिट पोल पे हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हरियाणा के चुनाव में आपने सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार को बना रहे थे, आपने देखा होगा।
इसी तरह लोकसभा में सभी एग्जिट पोल 400 पार करा रहे थे भारतीय जनता पार्टी को जी। लेकिन हकीकत में क्या है वो तो ज्यादा समय दूर नहीं है, परसों सबको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, जनता अब जरूर जागरूक है, चाहे महाराष्ट्र की हो चाहे झारखंड की हो, भारतीय जनता पार्टी को अब आईना दिखाएगी। क्योंकि महंगाई की मार जो आपने अभी कहा कि सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और इनके नेता मध्य प्रदेश में भी हम लोग देखें, यहाँ की राजनीति कर रहे हैं कि खुल के बयान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री और नेता बयान दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था से लेकर सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ठीक नहीं है। चलिए तो इसकी विदाई सभी जगह से होगी। पूछ लेते हैं, अभी तो खैर विदाई में 5 साल हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव भी पिछले साल ही हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी टाइम है, तो सीधी सी बात है कि इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में पार्टी के काम काजों पर लोग वोट करेंगे, जैसा काम होगा वैसे वोट डालेंगे। घनश्याम जी, आपने मनोज जी को सुना, क्या मेरा एक सवाल था मनोज जी से चर्चा के पहले कि कांग्रेस को आप रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब टीवी में नहीं आ रही है और उसकी जगह पर हमने आमंत्रण दिया था समाजवादी पार्टी को, तो हमारा मानना है कि क्या जहां जहां कांग्रेस मैदान छोड़ेगी वहां वहां रिप्लेस करेगी समाजवादी पार्टी। तो मनोज जी का बड़ा सदा हुआ बयान था कि हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए, सपा अपना काम कर रही है, लेकिन दोनों राज्यों के जो एग्जिट पोल आए हैं, मध्य प्रदेश के 2 उपचुनाव, इनके बारे में आपकी राय। घनश्याम जी। देखिए, मध्य प्रदेश के हमारे दोनों उपचुनाव या अन्य जगह जो उपचुनाव हुए या दोनों विधानसभाओं में जो चुनाव हुए, इन सभी जगह हमने भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे घोषणा पत्र हैं, संकल्प पत्र हैं, उस आधार पर, और दूसरा हमारी सरकारों के द्वारा, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इन सरकारों के द्वारा जो हमने जनहित के काम किए, कल्याण के काम किए, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के लक्ष्य को लेकर के उसको ऊपर उठाने के लिए जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए, कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद उन सारे कार्यों के प्रतिफल के रूप में हमको मिलने वाला है। दोनों प्रांतों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और जिस प्रकार के रुझान आज ध्यान में आए, अधिकांश जो चैनल्स हैं, जो एजेंसियां हैं, उन्होंने हमारे गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को जो आगे बढ़ने का और दिखाया है, मैं अभी से ही सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप निश्चिंत रहें, 23 तारीख को कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की नीति योजना कार्यक्रम, उन पर मोहर लगाने का काम ये जनता जनार्दन के माध्यम से होने वाला है। आदरणीय मनोज जी अभी कह रहे थे, मैं निश्चिंत हूं कि हमने जो काम किए, गरीबों के कल्याण के काम, ठीक है, या हमने जब जो वादे किए, उन वादों को हमने पूरा किया है। ठीक बात। चाहे 370 धारा समाप्त करने का मामला हो, चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मामला हो, या अन्य प्रकार के मामले हो, उन सभी संकल्पों को, ठीक है घनश्याम जी, आपकी बात आ गई है। कहा नहीं है, उनको पूरा किया है। ठीक। और कांग्रेस पार्टी हो या हमारे मनोज जी बैठे इनकी पार्टी हो, ये केवल झूठे वादे करने का काम करते हैं, इसलिए जनता इनको नकारती है। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ ना, आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास। घनश्याम जी, आपकी बात पूरी हो गई। वैसे तो क्रम योगीराज जी का था, लेकिन घनश्याम जी एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं मनोज जी। मेरा सिर्फ इतना विनम्र आग्रह है कि सवाल को सुनकर बहुत ही संजीदगी से, ठंडेपन से उत्तर दें, अपने को वाद विवाद नहीं करना है इस चर्चा में। जी, केवल इतना सा सवाल है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि घोषणा पत्र पूरा किया, तो आपने चुनाव से पहले यहाँ घोषणा की थी कि 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, महिलाओं को 3000 रुपए मिलेंगे, तो वो कब मिलने वाला है? अभी तक तो मिला नहीं है, तो इसका जवाब दे दीजिए आप। मैं वही मनोज जी कह रहा हूं, अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। हमने जो वादे किए थे उनको पूरा करेंगे। अभी तो 1 वर्ष निकला है और अभी आप देखेंगे, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, अन्य विपक्षी दल के लोग हों, अभी इन्होंने अफवाह फैलाने का काम किया था कि लाडली बहना बंद हो जाएगी। अरे भैया, 14 महीने के लिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आई थी,
और जब शिवराज सिंह चौहान साहब मिलेगा। हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए देते थे, उसको में कहा था बंद चुनाव करने के का बाद उन्होंने किया 450 था। रुपए में सिलेंडर ये मिलेगा, भारतीय आपने कहा जनता था। पार्टी, आप निश्चिंत रहें, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उनको पूरा 15 लाख आ गए क्या? आगे भी आप करेंगे। आप करिए। और जनता हमको इसी प्रकार से आशीर्वाद देती चलिए। है, क्योंकि हम उनके जो वादे हैं उनको पूरा करते हैं चलिए, और ठीक। उनकी अपेक्षाओं में हम खरे ठीक है उतरते घनश्याम हैं। जी, मैं लौटता हूँ आपके पास बहुत जल्दी। योगी राज जी, सपा कांग्रेस बीजेपी का विवाद होता रहेगा, लेकिन इस पूरे मामले में कि कौन कितना भरोसेमंद है ये तो जनता वोट देकर तय कर देती है। अब सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश में तो अपनी जगह, लेकिन क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी सपा समाजवादी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस करेगी? मेरा गंभीर सवाल इसलिए क्योंकि अगर कांग्रेस जहां जहां से हटती है फिर वो दोबारा नहीं आ पाती। अलग बात है कि चैनल्स में हम दोबारा बुला लेंगे, लेकिन जिन राज्यों से कांग्रेस सत्ता से हटी फिर वहां लौट नहीं पाई। आपकी राय, ये रिप्लेसमेंट पॉलिटिकल कितना आगे जाएगा? क्योंकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में लौट नहीं पा रही, बिहार में लौट नहीं पाई, महाराष्ट्र में वापस नहीं आई, झारखंड में वापस नहीं आई, तो ये कांग्रेस का रिप्लेसमेंट क्या समाजवादी पार्टी बनेगी या और भी दूसरी पार्टियां आपको नजर आती हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो रिप्लेस कर ही दिया है समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को, लेकिन इसके बावजूद ये सारे जो राजनीतिक दल हैं ये क्षेत्रीय दल बनकर ही रह गए। अब आप बताइए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलने की कोशिश ज़रूर करती है। मध्य प्रदेश में हमने देखा कमलनाथ जी और अखिलेश यादव जी में कैसी डिबेट हुई थी। तो कहने को आप उसको अपना एक्सपेंशन करने के सारे विकल्प तलाशते हैं जी, लेकिन लोगों के बीच में पैठ बनाना ये एक अलग बात होती है। उत्तर प्रदेश में बेशक समाजवादी पार्टी आगे आई है, लेकिन गठबंधन के नाम पर जब दोनों लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में जब सीटों का डिक्लेरेशन होता है तो कांग्रेस से बिना पूछे डिक्लेयर हो जाती है समाजवादी पार्टी की सीटें। उधर दिल्ली और उधर कांग्रेस शासित राज्यों में जब राहुल गांधी बात करते हैं तो वो तीसरे आदमी से बात ही नहीं करते। तो ये दिखावे का जो गठबंधन है, इस पर इन लोगों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा जी, कि केवल आप एक मैसेज देने के लिए एक हैं या कभी वास्तव में आप एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं कि यहाँ भी हमें 1-2 सीट दे दो, या आप यहाँ आके थोड़ा अपने क्षेत्र में कोई किसी को एंटर नहीं देना चाहता। बिल्कुल। मनोज जी, मैं फिर मुद्दे पर लौटता हूँ। मुद्दा ये है कि क्या जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उस पर हम कम भरोसा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं यहाँ बैठकर, महाराष्ट्र और झारखंड बहुत दूर है भोपाल और मध्य प्रदेश से, लेकिन ऐसा लगता है कि जिसको भी मिलेगा पूरा बहुमत मिलेगा। ऐसा नहीं लगा कि कोई हंग असेंबली आने वाली है या कोई जोड़ तोड़ करके सरकारें बनेंगी। आपकी राय, आपका इसमें क्या सोचना है? क्या महाराष्ट्र में, झारखंड में गठबंधन जो है उसको बहुमत मिलेगा या कोई हंग असेंबली की आप उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, महाराष्ट्र और दोनों जगह ही, झारखंड में जहां तक जो जनता और जो जहां बात चल रही है, क्योंकि आप जो बात बोलेंगे जी, उससे आज तो बात बोलकर आप बात खत्म हो जाएगी जी, लेकिन आपकी बात मान लो सही निकलती है तो फिर इसमें आपका राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक कद दोनों बढ़ेंगे, जनता के बीच में और हमारे बीच में भी। इसलिए आपका जवाब बहुत सोच समझ के और सटीक हो, ऐसी कोशिश करें। नहीं, दोनों जगह ही जो लोगों से आंकड़े निकल के आ रहे हैं जी, कि दोनों जगह स्पष्ट बहुमत की सरकार आएगी, और उसमें इंडिया गठबंधन की जो सरकार है दोनों ही जगह वहाँ ज़्यादा है। और समाजवादी पार्टी का जो आपने कहा योगेश जी ने कि महाराष्ट्र में भी हमारे 2 एमएलए ऑलरेडी सिटिंग थे जी, कुछ एग्जिट पोल भी आप देखेंगे तो 3 से 5 सीटें दिखा रहे हैं जी, और इस गुजरात में भी हमारे पास एमएलए हैं, और समाजवादी पार्टी सभी जगह विस्तार कर रही है। और हमारा मध्य प्रदेश में आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा फोकस है, जिलेवाई संगठन भी चल रहा है। इसी तरह पूरे अभी झारखंड में भी हो सकता है आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिले, वहाँ भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, वहाँ भी खाता जरूर खोलने में कामयाब होगी। देखिए, महाराष्ट्र में और झारखंड में गठबंधन में जो दल है उसमें आप भी शामिल हैं, लेकिन लीड नहीं कर रहे हैं। वहाँ चूंकि लीडिंग महाराष्ट्र की हम बात करें तो कांग्रेस वहाँ लीड कर रही है गठबंधन को। बिल्कुल। अगर हम झारखंड की बात करें तो सोरेन की पार्टी लीड कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो आपको लगता है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनेगी पूरे बहुमत के साथ, और महाराष्ट्र में क्या कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी पूरे बहुमत के साथ? ये मैं जानना चाहता था। बिल्कुल, क्योंकि आप जो बोलेंगे कल वो दर्ज रहेगा, मेरा कहना ये है। जी, क्योंकि आपको वहां बहुत कोई नफा नुकसान नहीं है, लेकिन आपकी जो बात है वो तोड़ी जाएगी तराजू पर।
हम लोगों को पूरी उम्मीद है जी कि महाराष्ट्र में और झारखंड में ठीक इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी ठीक। और समाजवादी पार्टी दोनों जगह अपनी भूमिका निभाएगी। चलिए घनश्याम जी, मनोज जी ने तो गठबंधन का धर्म निभाया है कि पूरे बहुमत के साथ एक बात और इंडी गठबंधन की जल्दी से। हाँ, शॉर्ट में कि जो अभी विधायक जी ने कहा था घोषणा पत्र वाली बात, 15 लाख अभी तक नहीं आए हैं। ठीक, ये भी पूछ लेते वो हैं कब आएंगे, उसको तो 10 साल हो गए, 11वें मुझे साल लगता है कंप्लीट इस हो पर रहा है। कई बार उत्तर आ चुका है ऊपर से, लेकिन फिर भी अगर घनश्याम जी चाहे तो उत्तर दें इसका। 15 लाख कब आएंगे, वो जुमला था या सच था, वो आप चाहे तो उत्तर दें। दूसरा ये कि मैंने कहा कि यादव जी ने गठबंधन का धर्म निभाया और दोनों जगह गठबंधन इंडी ब्लॉक की सरकार बन रही बहुमत के साथ। आपकी टिप्पणी, क्योंकि हम बहुत दूर बैठे हैं, जो वहां ग्राउंड जीरो पर है उनके भी अनुमान गलत निकल रहे हैं, लेकिन आपकी राय बहुत छोटी सी। देखिए, मैंने प्रारंभ में भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, इन लोगों ने जो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण का काम बीड़ा लिया है, उसमें हम सब लोग फलीभूत हो रहे हैं, उसमें हमको सफलता मिल रही है। जनता आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। ठीक है घनश्याम जी, मेरा एक सवाल। विपक्षी दल है, ये केवल सत्ता के लिए एकत्रित होते हैं, सभी सत्ता के लिए होते हैं, सत्ता के लिए सब सन्यासी बनने कोई नहीं आया। घनश्याम जी, मेरा एक सवाल, रहता नहीं है। घनश्याम जी, मेरा सवाल था कि ये जो बटेंगे कटेंगे वाला नारा कितना आपके हिसाब से असरदार हो रहा है? क्या हिंदू वोटों को पोलराइज कर रहा है? एक दो वाक्यों में उत्तर, ज्यादा नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। जब जब कोई ये नारा लगाता है कि सर तन से जुदा हो जाएगा, जब जब ये कोई नारा लगाता है जी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता जी बैठे हैं, वो कभी भी इनके खिलाफ खड़े नहीं होते हैं। लेकिन बटेंगे और कटेंगे की बात आ रही है तो खड़े हो रहे हैं। योगी जी ने ये कहा है कि देश की एकता और चलिए, अब वो अखंडता तो के बहुत लिए, लंबी बात हो जाएगी। समाज की एकता और अखंडता के चलिए, लिए समय का मैं घनश्याम जी, सजग रहने की आवश्यकता है जी। और जब जब हम बढ़ते हैं, हमें हमारे समाजों में विघ्नता पैदा होती है, तब तब देश हमारा करता है। और ये तमाम सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, इतिहास में दर्ज है। घनश्याम जी, बहुत एकता और अखंडता को बहुत साधुवाद आपका का प्रयास किया गया, जी। तब देश कहीं ना कहीं बढ़ता है। और इसलिए हम सब लोग एकजुट रहें, एक रहें, एकात्मता के आधार पर कि भारत माता हमारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुल मिलाकर निर्माण में हम सब ये जो चर्चा थी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बने, इस लक्ष्य को लेकर के हम सब लोग। चलिए, बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर चर्चा खत्म, चर्चा समापन की तरफ है। मनोज जी, चर्चा समापन की तरफ है, लेकिन समय नहीं बचा है। सिर्फ इतना सा कहना था, घनश्याम जी नहीं बोल पाए इस बात को। सनातन को गाली देना भी मुझे लगता है कि देश को खंडित करने की बात है, और किसी और धर्म को, चाहे वो इस्लाम हो चाहे दूसरा धर्म हो, उसको गाली देना भी संविधान देश को खंडित करता है। तो एकता की बात हर तरफ से स्वीकार है। अब वो कौन का चश्मा कैसा है वो अलग बात है। बीजेपी अपने चश्मे से देख रही है और बाकी दल अपने चश्मे से देख रहे हैं। तो मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। घनश्याम जी, आपका साधुवाद, योगराज जी आपका धन्यवाद, और मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।